बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स एंड सामीन, एक छोटी सी बात कि आज हम डे 1 के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत मुख्तसर सा लेक्चर है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेपोजिशन, अक्सर आप सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक आप लोगों ने ये गौर नहीं किया कि हम ये क्यों लिखते हैं। हम कहते हैं ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये टू क्या है, हमने कभी गौर किया? देखिए ही प्रोनाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, स्कूल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, हमने इस पे कभी गौर नहीं किया। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बेटा आपकी बुक में भी ये तमाम चीज़ें दी हैं, सिर्फ ये है कि आप उसको तवज्जो से पढ़ते नहीं हैं। और अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 159 निकालें, इंग्लिश बी की ग्रामर का पेज नंबर 159, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड, preposition is a word placed before a noun। उसके बाद क्या है? और a pronoun किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसको लगाया जाता है। क्या जाहिर करने के लिए? अगली बात क्या है? टू शो। किस चीज़ को? इन व्हाट रिलेशन द पर्सन or thing indicated by its stand। in regard to something else। देखिए प्रेपोजिशन क्या है? ये वो अल्फाज हैं जिन्हें लगाया जाता है किसी नाउन से के साथ या किसी प्रोनाउन के साथ, ये जाहिर करने के लिए कि उस शख्स या उस चीज़ का रिलेशन क्या है। अब देखें ये क्या है? ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब टू जो है वो स्कूल के रिलेशन को इसके साथ जाहिर कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा है और स्कूल के साथ उसका रिलेशन वादे कर रहा है। ऐसे बेटा ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रेपोजिशन हमारे सामने आती हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास की बुक पढ़ी थी और 9th क्लास की बुक के पेज नंबर में आपने ये बात पढ़ी थी कि प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। क्या पढ़ा था? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। उसका पेज नंबर 42, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज पेज नंबर 42 पे आपको ऑन, एट और इन और उनके ऊपर एक टेबल में लिखा हुआ था कि जनाब ये क्या है? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के वक्त के साथ। और कई औकात हैं कि जिनके साथ आप टाइम के साथ ऑन लगाते हैं। ही वॉज बोर्न इन आ गुड फैमिली, ही वॉज बोर्न ऑन September 11। अब क्या है कि वक्त के साथ आपने ऑन लगाया है,
अगर किसी ख़ानदान में पैदा हुआ है तो आपने बोर्न के साथ क्या लगा दिया है, इन। लेकिन अगर वक्त के लिए भी और कोई वर्ड इस्तेमाल होता तो आप क्या करते, ऑन संडे, ठीक है, एट 7 o'clock। अब यहाँ पे 7 o'clock के साथ आप क्या लगा रहे हैं, एट। तो ये क्या है कि प्रेपोजिशन टाइम के लिहाज से अलग है। इसी तरह प्रपोजिशंस जो हैं वो मखसूस अल्फाज के साथ भी इस्तेमाल होती हैं, और उन्हीं प्रपोजिशंस को समझते हुए हमने इस चीज़ पर गौर करना है कि पहले तो हमें ये पता हो प्रपोजिशन कौन से अल्फाज हैं और उन्हें कहाँ किस किस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे कि प्रपोजिशन इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो प्रपोजिशन के यूज़ के लिए आप लोगों को बेटा जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 159 पे दिया गया है, और आपकी बुक में ये 125 तकरीबन जो है वो प्रपोजिशंस के इस्तेमाल बताए गए। सेंटेंसेस में आपको वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के साथ जौन सी प्रपोजिशन लगती है वो, ताकि वो उसकी डायरेक्शन, उसके एक्शन को ज़ाहिर कर सके कि आपने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल की है, और उसकी जगह अगर कोई और प्रपोजिशन आप लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है। इसी तरह आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को एक जो है वो चैप्टर की एक्सरसाइज में ये बात दी गई थी कि एक डायग्राम बना दी गई थी। उसमें कहा गया था कि एक रूम में एक बी जो है, मक्खी जो है वो एंटर होती है और वो फ्लाई करती हुई कभी टेबल के ऊपर से, कभी चेयर के अराउंड, और कभी जो है वो खिड़की से वो निकलती है। तो वो सारा का सारा उस दौरानिए में जो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई थी, तो बेटा वो किन का इस्तेमाल था, प्रपोजिशन। अब देखें चेयर की लेग्स के उसने क्या किया, अराउंड, ठीक है। अगर टेबल के ऊपर से तो ऑन द टेबल, ठीक है। अगर उसने नीचे से तो ये उसके लिए अलग प्रपोजिशन। इस तरह थ्रू द विंडो, खिड़की से तो क्या हुआ, उसके लिए अलग प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशंस ने क्या कर दिया है कि प्रपोजिशन का इस्तेमाल जो है हमारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर हम प्रपोजिशन का सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा इफ़ेक्टिव बनता है। लेकिन अगर हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल गलत करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर चंद एक प्रपोजिशंस जो हैं वो आपकी बुक से रीड करके बता देता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है उनको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। अगर उनकी रीडिंग में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर बेटा आप लोग जो है वो निकाल लें, पेज नंबर 159, इंग्लिश ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक। ये देखें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी पंजाब करिकुलम में बनाई गई टेक्स्ट बुक है इंग्लिश बी की। आप उसके पेज नंबर 159 को निकालें। वहाँ पे आपको दिया गया है वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। पहला क्या है, प्लेयर्स मस्ट अबाइडेड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय, क्या है, अबाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगी, बाय। इस तरह ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से गैर हाज़िर था, तो एब्सेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगी, फ्रॉम। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड के साथ क्या, ऑफ। यू मस्ट एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, एक्ट ऑन नहीं होगा, क्या होगा, एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। आई एग्री विद यू, अब किसी के साथ अगर आप एग्री कर रहे हैं ना तो क्या है, एग्री विद यू। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, अगर किसी के साथ आप नाराज़ हो रहे हैं तो आप उस शख्स के साथ हैं तो एंग्री विद, और अगर कोई उसके एक्शन से आपको जो है वो प्रॉब्लम है, किसी के एक्शन की वजह से आप उससे नाराज़ हो रहे हैं तो वो क्या होगा, एंग्री एट, एंग्री एट। नेक्स्ट ये उसने सेंटेंस बेटा 7 में आपको दे दिया, दे वर एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज़ थे। अब वहाँ पे क्या है कि एक शख्स है जिसके साथ उसका रिलेशन, तो दोनों के दरमियान क्या है, रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए प्रपोजिशन कौन सी आ गई, विद। 8 है, ही विल अपीयर बिफोर द जज। अब अपीयर ज़ाहिर होना, बिफोर द जज
इन फ्रंट ऑफ हम कह सकते हैं सामने, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अपीयर के साथ कौन सी, बिफोर, सामने, वो जज के सामने हाजिर हुआ। द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन इन टाइम, द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन इन टाइम। यू शुड be ashamed of your behavior, you should be ashamed of your behavior। she assured me of her help, अब assured के साथ क्या लगेगा, of। देखें कई बच्चे भूल के मी को याद रट्टा लगाएंगे, लेकिन assured के साथ बेटा उसने अंडरलाइन करके आपको दिया हुआ है of। he was not aware of my difficulties, aware के साथ भी क्या आएगा, of। The children were begging for alms, beg के साथ क्या लगता है, beg for, किसी के लिए मांगना, हथेली करना, कोई काम करने के लिए। Muslims believe in Allah, अब believe यकीन जो है ना, अल्लाह पर यकीन रखने को हम क्या कहेंगे, believe in। हम बिलीव ऑन अल्लाह नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे बेटा, बिलीव इन। और ये अक्सर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, अक्सर बच्चे बिलीव ऑन या बिलीव एट लगा देंगे, जो कि गलत होता है। बिलीव के साथ क्या लगेगा, बिलीव इन। दीज बुक्स बिलोंग टू किसी के साथ, किसी की तरफ इशारा करते हुए कि उसके साथ उनका ताल्लुक है, बिलोंग टू हर। अ सन वॉज बोर्न टू हर। अब मैंने ये बात आपको पहले जब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन में, बॉर्न टू हर किसी के यहाँ पैदा होना, बॉर्न इन अ रिच फैमिली क्या है, किसी ख़ानदान में पैदा होना। अगर किसी एक शख्स की तरफ रेफ़र किया जाए तो टू हर, उसके यहाँ, और अगर ख़ानदान पूरे की तरफ हो तो क्या कहेंगे, इन, बॉर्न इन। नेक्स्ट है, ही डज़ नॉट केयर फॉर मी, ही डज़ नॉट केयर फॉर मी। नेक्स्ट है जनाब 19, ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ। द टीचर मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज सन, द टीचर मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज सन। 21 है, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन हिज पेरेंट्स। 22 में, ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए इनमें से कुछ अल्फाज जो हैं वो नाउन की वजह से या उनके वर्ब के अल्फाज ऐसे होंगे जो उनके साथ हमें दो तरह की प्रपोजिशन, कॉन्फिडेंस इन, कॉन्फिडेंट ऑफ। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम अक्सर लेटर में भी पढ़ते हैं कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस, तो क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हर, ऑफ हिज वीकनेस। 25 है, दे हैव नो कंट्रोल ओवर हिज सन, दे हैव नो कंट्रोल ओवर हिज, कंट्रोल के साथ क्या लगाएंगे, ओवर। पाकिस्तानी इज़ वेरी डियर टू अस, पाकिस्तान इज़ वेरी, अब डियर के साथ क्या है, डियर टू, डियर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आई है, टू। द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर, डिपेंड के साथ क्या है, ऑन हर, फॉर इट्स लिविंग। अब डिपेंड के साथ, अब देखिए यहाँ पे फॉर भी लगा हुआ है, लेकिन हम फॉर को डिपेंड के साथ नहीं लगा सकते, हम क्या लगा रहे हैं, डिपेंड ऑन। 28 में, दिस लेटर वॉज डिलीवर्ड टू मी, डिलीवर टू मी ओनली येस्टरडे। 29, ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ और डाई फॉर, किसी के लिए मरना और किसी बीमारी से मरना। अगर बीमारी से मरा है तो उसके लिए डाइड ऑफ, और अगर अगले ही सेंटेंस में उसने दिया हुआ है, वी शुड ऑलवेज बी प्रीपेयर्ड टू डाई फॉर आवर कंट्री, हमें मुल्क के लिए, तो डाई फॉर। आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स, अब ड्रीम ऑफ 31 में क्या है, ड्रीम ऑफ। ही इज़ इलिजिबल, इलिजिबल फॉर,
eligible for this post. He was engaged to a rich man. He is entitled to these facilities. Entitled to. This angle is equal to that. Angle is equal to that. Equal के साथ क्या आएगा? टू. पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स. अब देखें फेल इन होता है, हम एक कहते हैं कि जनाब वो उस चीज़ में नाकाम हुआ, तो फेल के साथ क्या लगेंगे? फेल इन. और फिल के साथ भी हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स. फिल के साथ भी क्या लगेगा? इन द ब्लैंक्स. वी मस्ट हैव फेथ इन अल्लाह अलमाइटी. और मैंने शुरू में भी आपको बताया बिलीव के साथ भी क्या लगेगा? इन. फेथ के साथ भी क्या लगेगा? इन. बिलीव इन अल्लाह अलमाइटी, फेथ इन अल्लाह अलमाइटी. कोई भी अल्लाह पर यकीन करने को हम इंग्लिश में ऑन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या रखेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे. 38 है दे आर फेथफुल टू हर. फेथफुल टू हर. लाहौर इज़ फेमस फॉर के लिए. किसके लिए? इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. आई फील फॉर द पुअर. फील फॉर. देखिए बेटा ये तकरीबन आपको 40 जो है मैंने आपको पढ़ा दी हैं. आगे आपकी जो है वो तकरीबन 80 और मज़ीद हैं, लेकिन आपने इनके जो है अल्फाज हैं उन पे गौर करना है कि किन अल्फाज के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हुई हैं. तो बेटा ये एक सिंगल डे में ही हम जो है वो प्रेपोजिशंस का काम कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन कौन से अल्फाज हैं और उनका इस्तेमाल किस किस के साथ, नाउन और प्रोनाउंस के साथ होता है, जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि कोई भी चीज़ या शख्स जो है उनका क्या रिलेशन है और वो क्या ज़ाहिर कर रहे हैं और वो किस हवाले से किसी चीज़ के साथ अटैच हुए हैं. उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ बेटा मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपकी बुक में मैंने आपको आपकी 9th की बुक का भी हवाला दिया कि आपकी 9th की बुक के पेज नंबर 42 पे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दी गई हैं. क्या दी गई हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. उसके बाद क्या हुआ कि उन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी टेक्स्ट बुक जो इंग्लिश ग्रामर मैंने अभी आपको दिखा दी थी कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है उसका पेज नंबर 159, 160 और 161 3 पेजेस पर जो है वो आपको 125 प्रेपोजिशंस दी गई हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं. ओवरऑल बेटा अगर आपको इनका इस्तेमाल ये समझ आ गया तो आप उनको कहीं भी वो 125 मखसूस नहीं बल्कि कहीं भी कुछ भी लिखते हुए, कोई क्रिएटिविटी करते हुए, आप पर्सनल राइटिंग लिख रहे हैं तो उस दौरान आप प्रेपोजिशन का एक्यूरेट इस्तेमाल कर लेंगे. कि आपको पता होगा ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जो है वो लगाई जाती है, जबकि अगर आप इसको किसी और वर्ड के साथ लगाएंगे तो वो आपके लिए गलत होगी. फिर उसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जो स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस हैं वो ही लगेंगी. अगर इन प्रेपोजिशन, अब देखिए इन प्रेपोजिशंस में आपको एक बात मैंने सिखाई थी कि अगर ये टू वाली प्रेपोजिशन किसी वर्ब से पहले टू वाली प्रेपोजिशन आएगी तो उसको क्या कह देते हैं? उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. लेकिन अगर ये टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन ऑन है, एट है, बाय है, ओवर है या कोई भी और प्रेपोजिशन किसी वर्ब से पहले आएगी तो वो क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशनल वर्ब. वो क्या वर्ब कहलाएगा? प्रेपोजिशनल. वहाँ पे यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन नहीं होगा. जबकि आपको बताया गया है कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ आना है? नाउन और प्रोनाउन के साथ. किसके साथ है? नाउन और ये क्या है? ये प्रेपोजिशन का यूज़ है. जबकि वो क्या है? वो प्रेपोजिशनल वर्ब बन जाता है. अगर किसी वर्ब के साथ लगेगा तो क्या बन जाता है? प्रेपोजिशनल वर्ब. तो इस चीज़ को बेटा आपने जहन में रखते हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है. फिर भी अगर कोई आपको मसला होगा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तरीके से गाइड करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से लेक्चर सुना होगा. मेरी दुआएं आपके साथ हैं. आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़. मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में वर्क फॉर डे 1 में हमने प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होती हैं, टाइम के लिहाज से कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं, उसके अलावा
अगर वो किसी नाउन या वर्ब के साथ लगती हैं तो उस सूरत में क्या है, अगर वर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन आती है तो क्या होता है, और अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आती है तो उस प्रेपोजिशन का क्या इस्तेमाल है। लेकिन आज का हमारा डे 2 का जो काम है ये है पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या है काम का नाम? पेयर ऑफ वर्ड्स। नो डाउट आपकी बुक के जो गवर्नमेंट की तरफ से रेफ़र की गई बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसके पेज नंबर 177 पर आपको पेयर्स ऑफ वर्ड दिए गए हैं। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ रट्टा मारने की हद तक आप इनका नाम याद कर लें ये काफ़ी नहीं होता। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी एक लेक्चर में ये बात समझाई थी कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट फॉर्म का नाम क्या है तो आपको नहीं पता होता, तो मैंने आपको इसी तरह सेकंड फॉर्म का नाम और थर्ड फॉर्म का नाम, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ़र्स्ट फॉर्म का नाम जब हम कहते हैं तो वो क्या होता है, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट, थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या है, ये नेम भी याद रखना हमें ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है बेटा कि आप अपने लेवल पर इनको रट्टा लगा लें, याद कर लें, याद करने के बाद जो है आप पेपर में लिख के आ जाएं और उसके बाद भुला दें। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कल को मेरी जगह पर खड़े होकर पढ़ाएंगे और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि आपको अगर आज मैं उन चीज़ों की बेसिक बातें बता दूंगा तो कल को वो आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब पेयर का मतलब क्या होता है, जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, जोड़ा। ठीक है, वर्ड्स अल्फाज का ऐसा जोड़ा, अल्फाज का ऐसा पेयर, वो क्या हो सकता है, उनका इस्तेमाल क्या है। जब हम दुनिया में एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत से अल्फाज ऐसे हमारे पास आते हैं जिन अल्फाज की प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। क्या होती है? बिल्कुल सेम, लेकिन उनका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। अब देखें, मैं यहाँ पे अगर एक वक्त में बोलता हूँ कि ABC ऑन द ट्री, तो आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मैं देखें आपको बताता हूँ, ABC ऑन द ट्री। अब देखिए, इस बी का मतलब होता है शहद की मक्खी, सी मीन होता है देखना। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ये क्या पढ़ेंगे, ABC ऑन द ट्री। अब देखें, इनकी साउंड्स क्या हैं, सेम। ठीक है, जबकि इसका मतलब क्या है, एक शहद की मक्खी, और ये सिर्फ सिंगल एक अल्फ़ाबेट है। इसी तरह इसका मतलब क्या है, देखना, और ये क्या है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट। तो देखें, चीज़ क्या है जो समझने वाली, कि हम अल्फाज को जब पढ़ रहे होते हैं तो उनकी साउंड सेम आ जाती हैं, उनकी प्रोनंसिएशन सेम हो जाती है, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं, उनके मानी जो हैं, वो बेटा अलग होते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स, ये जो समझने वाली बात है इसे हम क्या कहते हैं। अब देखो, पेयर क्या है, बी, लेकिन हम यहाँ पे इसको पेयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है, ये एक क्या है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट या लेटर है। लिहाजा जब अल्फाज हमारे पास ऐसे आ जाएं, जिन अल्फाज पूरे के पूरे अल्फाज की मीनिंग जो है वो सेम हो जाए, जैसे अगर इस सी की बजाय मैं लिखता हूँ SEAC, तो देखिए इस सी का मतलब क्या होता है, देखना, और इस सी का मतलब क्या होता है, समंदर। तो ये क्या है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। ठीक है, और इनका मतलब क्या है
कि ये एक अल्फ़ाबेट है, जबकि ये एक पेयर है कौन सा अल्फाज का, जिसकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रोनंसिएशन सेम होने के साथ साथ दोनों के मानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये क्या है, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। मैंने शुरू में आपको बताया कि बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 177 पे ये दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ और हमें समझने के लिए, अब देखें हमारे पास वहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है वो ये है AFFECT इफेक्ट, और इसका दूसरा पार्ट दिया गया है EFFECT इफेक्ट। हम कहेंगे सर सिर्फ A और E का फ़र्क है और इनका मतलब भी मिलता जुलता है। अब A का मतलब क्या है, इफेक्ट, असर करना। क्या होता है, असर करना। और इफेक्ट का मतलब होता है असर। अब फिर आप सोचेंगे कि सर इनके मीनिंग भी मिलते जुलते हैं, लेकिन हमें मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हुए समझ आएगी। ये असर करना, जितने भी वर्ब्स होते हैं बेटा, उनके मानी करते हुए एंड पे हम नून अलिफना, करना, खाना, पीना, सहना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, लिखना, पढ़ना, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो उनके ये हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा ग्रामर के लिहाज से वर्ब, जबकि ये हमारे पास क्या है ग्रामर के लिहाज से नाउन। अब देखो हमारे पास इन दो अल्फाज का जो एक पेयर दिया गया है, इसका मानी भी हमें पता चला दोनों अलग हैं, उसके बाद ग्रामर के लिहाज से भी ये अलग हैं। बाज़ अल्फाज हमारे सामने आएंगे कि जिनके बेटा ग्रामर सेम भी होगी, लेकिन उनके मानी क्या होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ। अब जब आपको एक लफ्ज़ जो है उसकी इतनी तफसीर पता हो और उसकी तफसील के साथ साथ आप उसको आसानी से मीनिंग जानकर सेंटेंस में यूज़ करें, तो वो क्या होगा, एक अच्छा किस्म का सेंटेंस होगा। यानी एक ऐसा बामानी सेंटेंस होगा जो पढ़ने वाला उसका नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आप इसके मानी नहीं जानते और आप ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं जिस सेंटेंस से उसका मानी वाज़े भी नहीं होता, तो वो आपका सेंटेंस जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा हमें सबसे पहले क्या है कि कोई भी पेयर ऑफ वर्ड हमें दिया गया हो तो उस पेयर ऑफ वर्ड के मानी जानें, उनके बारे में पहचान करें कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, और उस लफ्ज़ को अगर मैं सेंटेंस में यूज़ करता हूँ तो मुझे किस लेवल पे करना है। इस तरह देखें बेटा, दूसरा पेयर ऑफ वर्ड आपकी बुक में दिया गया है ADVICE और ADVISE। अब एडवाइस क्या है, इसको कहते हैं नसीहत। क्या कहते हैं, नसीहत। और इसको कहते हैं नसीहत करना। क्या कहते हैं, नसीहत करना। अब ये क्या होगा, ये ग्रामर के लिहाज से नाउन होगा, जबकि ये ग्रामर के लिहाज से वर्ब होगा। तो हमें क्या है, सिर्फ एस और सी का फ़र्क है, जबकि लफ्ज़ दोनों जो हैं एडवाइस और एडवाइस पढ़े जाते हैं। जब हम लिखेंगे तो हमें उनमें फ़र्क महसूस होगा, फिर उसके मानी को जब हम अपने जहन में लेकर आएंगे तो वो उसका और फ़र्क हमें पता चल जाएगा। इसी तरह अगर उसके मानी के बाद हम उसकी ग्रामर के बारे में समझेंगे तो हमें उसका और मानी समझ आ जाएगा। लिहाजा आपने जब पेयर्स को अपने तौर पर बयान करना है तो उन पेयर्स को पढ़ते हुए बेटा सबसे पहले आपने उन पेयर ऑफ वर्ड्स के मानी ज़हन में रखने। जब मानी ज़हन में होगा, आपकी मर्ज़ी है कि आपकी बुक में बड़े इफ़ेक्टिव किस्म के सेंटेंस बनाकर दिए गए हैं, आप उनको एक दो दफ़ा पढ़ लेंगे तो वो आपको याद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ये समझता है कि मैं इससे भी और आसान
और बामानी सेंटेंसेस बना सकता हूँ, तो वो खुद से भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है। अगर उसके लिए पॉसिबल है तो वो उनको क्रिएट करने के बाद एक दफ़ा लिख ले, ताकि जब भी उस चीज़ का टेस्ट हो तो वो उन्हीं को ही रिवाइज़ कर ले, ताकि उसको याद करने में आसानी हो। बार बार जो है इंसानी ज़हन पर इतना बोझ डालने से बेहतर कि आप उन सेंटेंसेस को जब एक दफ़ा लिखेंगे तो वो आपको ज़हन नशीं हो जाएंगे। लिहाजा मैंने क्या बताया सबसे पहले कि पेयर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ। अब अल्फाज के मजमूए जो है यानी दो दो का मजमूआ हमें दिया गया है, पेयर कहते हैं जोड़े को। इस तरह तीसरा आपको दिया गया है आल्टर, क्या दिया गया है ALTER, और दूसरा है ALTAR। अब आल्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कुर्बानगाह, और इसका मतलब क्या होता है ALTER, बदलना। यानी किसी के जहन में एक कॉन्सेप्ट अपने अंदाज का है, आप उसके कॉन्सेप्ट को बदल रहे हैं तो आप उस क्या कर रहे हैं? आल्टर कर रहे हैं। ALTER क्या कर रहे हैं? आल्टर, चेंज कर रहे हैं, आप तब्दील कर रहे हैं। लेकिन वी कैन नॉट फोर्स हर टू अल्टर हर माइंड, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने जहन को बदले। जबकि अल्टर, कुर्बानगाह, दोनों में देखें एक क्या है? वाउल का फ़र्क है, वहाँ पे ई है, वहाँ पे ए है। बोलने में दोनों सेम साउंड्स पेश करते हैं, लेकिन दोनों के मानी क्या हैं? बदल जाते हैं। तो बेटा ये मैंने अभी शुरू में भी यही बात कही कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क आता है और हम उस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको ये मिसाल दी है कि ABC ऑन द ट्री। अब आम बच्चे किसी के सामने आप बोलेंगे ना ABC ऑन द ट्री, वो क्या कहेगा? ABC लिखी हुई है दरख्त पर, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इन साउंड्स को समझता है तो वो क्या कहेगा? A मीन एक, B मीन मक्खी, C देखी, ऑन द ट्री दरख्त पर एक मक्खी देखी। तो ये हमें समझा देता है कि बाज़ औक़ात हमारी साउंड्स जो हैं वो हमें समझने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए कि इस साउंड में जो अल्फाज आ रहे हैं उनको किस अंदाज से लिखना है और उनका पढ़ने का अंदाज कौन सा है और उसके मानी कौन से हैं। लिहाजा जब हम पेयर ऑफ वर्ड्स को कर रहे हो तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को देखना है। इस तरह देखें, आप अक्सर कहते हैं और बच्चे पढ़ते हुए भी, हालांकि इन दोनों पेयर्स में थोड़ा सा साउंड का फ़र्क है, लेकिन क्या है कि बच्चे पढ़ते हुए भी इनको गलत पढ़ जाते हैं। ANGEL क्या है? ANGEL, और दूसरा क्या? ANGLE। अब ये क्या होता है? इसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। और इसे क्या कहते हैं? एंजल। एंजल किसको बोला जाता है? एंजल फरिश्तों को कहा जाता है, फरिश्ता। और एंगल का मतलब क्या होता है? जाविया। क्या मतलब होता है? जाविया। जो हम किसी भी ट्रायंगल में उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये एंगल उसी से निकला है जिसका मतलब क्या है? जाविया। और दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे ई पहले है, यहाँ पे EL के बाद है। इसका मतलब क्या है? फरिश्ता, और उसका मतलब क्या है? जाविया। तो वर्ड क्या है? एंगल और एंजल। एंजल का मतलब फरिश्ता और एंगल का मतलब जाविया। लेकिन बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात अपनी राइटिंग्स के दौरान गलती क्या करते हैं कि वो एंजल लिखना हो तो वो LE लिख देते हैं और उसका मतलब आपका सेंटेंस पूरे का पूरा गलत हो जाता है। अब देखिए, आप में से बच्चा लिखता है कि अ ट्राइएंगल हैज़ 3 एंगल्स। अब ट्राइएंगल हैज़ 3, अब LE की बजाय वो EL लिख दे तो क्या बन जाएगा? एक मुसल्लस के 3 फरिश्ते होते हैं? नहीं, एक मुसल्लस के 3 एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं। लिहाजा हमारा क्या है कि अगर हम इसके स्पेलिंग को उल्ट कर देंगे बेटा
तो हमारा वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, उसके मानी ही हमारे मुताबिक नहीं रहेंगे। और जब उसके मानी हमारे मुताबिक नहीं रहेंगे तो हम उस चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं सकते। इससे आगे आता है बेल, BALE बेल और BAIL बेल। अब बेल जो है इसका मतलब क्या होता है और BAIL का मतलब क्या होता है? अब BAIL का मतलब होता है बेल ज़मानत। क्या होता है? ज़मानत या गारंटी जो है। और BALE बेल का मतलब होता है गांठ, गठड़ी, यानी बंडल जिसको बोलते हैं। अब हमने बोला तो बेल ही है, लेकिन क्या है? BALE बेल, ये गठड़ी या गांठ के लिए इस्तेमाल होता है, और BAIL बेल ज़मानत के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये क्या है? ये पेयर्स, हमारी प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा सा हेर फेर, कि कोई कहीं पे L के बाद ई आ रहा है, कहीं पे L से पहले ई आ रहा है, कहीं पे IL आ रहा है। यानी जो हमारे वॉवल्स हैं ना, ज़्यादातर उनकी जगह तब्दील करने से या उनकी आवाज़ बदलने से क्या होता है कि दूसरा पेयर बन जाता है। और जब दोनों अल्फाज सेम साउंड आ जाते हैं तो वो पूरा पेयर बन जाता है। लिहाजा हमारे लिए क्या होता है कि उसको समझने के लिए सेंस का इस्तेमाल करना है, कि अगर हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है तो इसमें कौन सा बेल लिखा जाएगा। एप्लीकेशन, हम क्या कहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर बेल वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जज। अब यहाँ पे हम अगर बेल लगा दें तो एप्लीकेशन फॉर बेल, गांठ की दरख्वास्त नहीं, ज़मानत की दरख्वास्त जज ने कबूल ना की। तो अगर हमारे स्पेलिंग बेटा चेंज हो जाएंगे तो हमारा पेयर पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाते हुए इसके मीनिंग को बदलेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरा सेंटेंस बनाते हुए इसका भी मीनिंग बदल जाएगा, और आप जब उल्ट लिख देंगे तो आपके दोनों जो हैं वो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। इसलिए बेटा जब भी आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़ना है, आपने बड़ा ध्यान से उनके स्पेलिंग्स पर गौर करना है, और उनके स्पेलिंग्स पढ़ने के बाद आपने उनके मीनिंग्स पर गौर करना है कि कौन से मीनिंग के लिए कौन सा स्पेलिंग इस्तेमाल हो रहा है, और कौन से स्पेलिंग है तो उसका क्या मीनिंग बनेगा। इस तरह बेटा मैं आप लोगों को जो है वो चंद एक आपकी बुक में से पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बता देता हूँ, ताकि आप उनके मीनिंग मेरे से सुन लें, और उसके बाद जब आप याद करने लगें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो। और आपकी बुक में टोटल जो है 78 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए। आप उनको जो है अपने अंदाज से डेज़ में बदल लें, कि सेकंड डे में अगर मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया है, आप सिर्फ 10 उस दिन याद कर लें, उससे अगले दिन आप उसके अगले 10 याद कर लें, उससे अगले दिन अगले 10 याद कर लें। अगर आप डेली के सिर्फ 10 भी याद करेंगे तो बेटा विद इन अ वीक यानी 7 और 8 डेज जो है आप सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड याद कर लेंगे। और अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेपर में ये पेयर ऑफ वर्ड्स 5 नंबर के आने ही आने। और अगर आप पेपर में आने की तैयारी कर लेंगे तो उसके लिए क्या फ़ायदा है कि आप जब क्लास में आएंगे, आपका कोई टेस्ट होगा तो आपको ये पहले से पूरे के पूरे पेयर ऑफ वर्ड याद होंगे। नो डाउट हम आपको क्लास में रिवाइज करवाएंगे ये चीज़ें, लेकिन उन बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन जिन्होंने इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से सुना और सुनने के बाद फिर उसको जो है वो रीड किया, और रीड करने के बाद कुछ हिस्सा उन्होंने लर्न कर लिया, और उनके लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन जो बच्चे इस चीज़ को लर्न नहीं करेंगे उनके लिए नुकसान क्या होगा। जब क्लास में हम, क्योंकि आपके सामने टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, तो टीचर्स कोशिश करेंगे कि वो पूरे सिलेबस को कवर करें और आपको थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दें। और जब स्पीड से पढ़ाएंगे तो आपके लिए बेटा लर्निंग का टाइम शॉर्ट होगा और आप उसको अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके से आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप इस डे को जो है वो सुनने के बाद अपनी बुक निकालें, उसमें जितने आप आसानी से पेयर्स याद कर सकते हैं एक दिन में, उन पे आप डेट लगा दें कि आज मैंने जी ये 10 याद करने हैं। कई बच्चे होंगे उनमें एबिलिटी होगी वो 20 याद कर देंगे पहले दिन में, लेकिन वो 20 पे निशान लगा दें। जो समझते हैं हमें इतनी भी एबिलिटी नहीं है 10, वो 5 याद कर लें, फिर भी उनको 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन एक काम पूरा
हो जाएगा। तो बेटा आपकी बुक जो है उसमें से मैं आप लोगों को एक दफ़ा उनके मीनिंग बता देता हूँ, ताकि आप उनके मीनिंग सुन लेंगे तो आप उन पेयर ऑफ वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। आप पेज नंबर निकाल लें 177। अब देखिए यहाँ पे अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या है, असर करना, और EFFECT इफ़ेक्ट, असर। ADVICE एडवाइस, नसीहत, और एडवाइस नसीहत करना। ALTER आल्टर, बदलना, और ALTAR आल्टर कुर्बानगाह। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब सिंगल एल वाला है। इट इज़ ऑल टुगेदर रॉन्ग, ये मुकम्मल तौर पर गलत है। और ALL ऑल टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे। ALL ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठे। उसके बाद है एंगल, सॉरी एंजल और एंगल। अब दोनों की स्पेलिंग में क्या है, वो EL है और वो LE है। ANGEL एंजल फरिश्ते, और ANGLE एंगल्स जाविये। BALE बेल गठड़ी या एक बंडल, और BAIL बेल जमानत। साथ साथ बेटा मीनिंग आप लिख सकते हैं, आप पेंसिल अपनी पास रखें क्योंकि आपके लिए फिर आसानी होगी याद करने के लिए। BARE बेर, बेर कहते हैं उरियाँ, जैसे हम कहते हैं नंगे पाँव मत चलो, ठीक है, या नंगे सर धूप में ना निकलो, तो BARE बेर का मतलब होता है उरियाँ, वाजे। और BEAR बियर, बर्दाश्त करना। और कोई लोग जो हैं इसको बियर भालू भी कहते हैं, रीच के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों के सेम स्पेलिंग है। बर्थ, BERTH बर्थ, ये आप ट्रेन में अगर सफ़र करें तो उसमें एक सिटिंग प्लान होता है, एक उससे ऊपर सीट बनी होती है, और आप अगर उसकी बुकिंग करवाएंगे तो वो क्या कहते हैं, बर्थ बुक कर दें, वो क्या होती है, गाड़ी की सीट, गाड़ी की सीट। और BIRTH बर्थ, पैदाइश। BESIDE बिसाइड्स, पहलू में, क्या कहते हैं, बिसाइड, पहलू में। और अगर इसके साथ सिर्फ S लग जाए तो वो क्या बन जाता है, बिसाइड्स, के अलावा, क्या, बिसाइड्स, के सिवा। BRAKE, अब BRAKE ब्रेक का मतलब होता है रोकने का आला, जो गाड़ी की ब्रेक होती है, साइकिल की, मोटरसाइकिल की ब्रेक होती है, वो रोकने का आला होता है। जबकि BREAK ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, BREAK ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। COOL कूल, ठंडा, यानी जो बर्दाश्त हो सके। और COLD कोल्ड, यख, जो बर्दाश्त से बढ़कर हो। CLOTH क्लॉथ्स, अब ये क्लॉथ कौन सा है, ये अनसिला कपड़ा, आप कहते हैं क्लॉथ हाउस, वो अनसिला कपड़ा है। और अगर आप सिले हुए कपड़े लें तो वो क्या बनते हैं, क्लॉथ्स, क्या बनेंगे, क्लॉथ्स। CELL सेल, इसका मतलब होता है कोठड़ी। आजकल आप मोबाइल के लिए भी लिखते हैं सेल फोन, उसका मतलब क्या है, एक ऐसा बंडल है जिसके अंदर हर चीज़ बंद है। और कैदियों को भी जिस कोठड़ी में बंद किया जाता है उसे सेल बोला जाता है, जेल खाना। दूसरी तरफ SELL सेल का मतलब होता है बेचना। COMPARE कंपेयर, मवाजना करना। और कंट्रास्ट, अब देखें कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, अब दो चीज़ों को सामने रखने के बाद उनके कलर्स में क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, उल्ट मीनिंग, यानी एक लाइट कलर है, एक क्या है, डार्क कलर है, तो आप कहते हैं कंट्रास्ट कितना आला है। नेक्स्ट है DEVICE डिवाइस, और DEVISE डिवाइस, एक है जरिया और एक है तरीका। DENIED डिनाइड, इनकार करना, डिनाइड हकीकत से इनकार करना। और रेफ्यूज्ड किसी बात से इनकार करना। अब देखिए दोनों का मतलब एक ही है, इनकार करना, लेकिन हकीकत उसकी बैकग्राउंड अगर हम समझें तो दोनों में मामूली सा फ़र्क क्या है।
एक बंदा है जो नेचुरल थिंग्स से इनकार कर रहा है, हकीकत जो कुदरती चीज़ें हैं उनमें जो अल्लाह ताला ने कह दिया है उसमें अपनी तरफ से किसी चीज़ का जो है वो शुबा बयान करना है। लेकिन एक बंदा कोई बात कह दी है तो उससे वो इनकार कर रहा है। उसके बाद डायरी, DIARY डायरी, ये लिखने के लिए जो हमारी डायरी होती है, और DAIRY डेयरी वो होती है जहाँ से दूध मिलता है, डेयरी फार्म जो है। इस तरह DEW ड्यू, शबनम का कतरा, और DUE ड्यू सबब, वजह, DIE डाई, मरना, और DYE डाई किस चीज़ को रंग करना। ये कपड़ों को जो रंग किया जाता है आप क्या कहते हैं, इनको डाई कर दें। डाई का मतलब क्या है कि आप इनको रंग कर दें। DOSE डोज, ये जो मेडिसिन की डोज होती है, खुराक जिसको कहते हैं एक दिन की जितनी भी, उसे क्या बोला जाता है, डोज। और DOZE डोज क्या होता है, ऊँघना। जब आप क्लास में पुरसकून क्लास ले रहे हो तो थोड़ी देर के बाद आपको ऐसे झूले आना शुरू हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डोजिंग। क्या कहते हैं, डोजिंग। DROOP ड्रॉप, इसका मतलब क्या है, कमज़ोर होकर गिर जाना। और DROP ड्रॉप, कतरा, DROP ड्रॉप, कतरा। ELDER एल्डर, बड़ा। और OLDER ओल्डर, पुराना। यानी वो क्या है कि वो ज़िंदा चीज़ों के लिए, भाई रिश्तेदारों के लिए एल्डर ब्रदर, और ये ओल्डर पुराना जो तारीख के लिहाज से हो। एलिजिबल, अहल होना, एलिजिबल अहल होना। और आई से एलिजिबल, नाकाबिल, यानी जो इस काबिल ही नहीं है कि उसको पढ़ा जा सके। फरा हैंड राइटिंग इज़ इलीजिबल, इतनी घटिया है कि उसको पढ़ने के काबिल नहीं है। EXCEPT एक्सेप्ट, सिवाय। और एक्सेप्ट, ACCEPT, उसका मतलब क्या होता है, कबूल करना, मान लेना, तस्लीम कर लेना। एक्सपेक्ट, तवक्को। एक्सपेक्ट, हम कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा थी, हमारी तवक्कुआत कहीं बढ़कर थी। और उधर से हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट, होप, उम्मीद। क्या कहते हैं, उम्मीद, मैंने ये उम्मीद लगाई थी। FEET फीट, पाँव। फुट की जमा जो होती है, प्लूरल जो है वो क्या है, फीट। और FEAT फीट, करतब। क्या होता है, जो जानवर करतब करके दिखाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फीट। FLOUR फ्लोर, आटा जो घरों में इस्तेमाल होता है। और FLOOR फ्लोर, ये जो हमारी बिल्डिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लोर। इसके अलावा फर्श को भी क्या बोला जाता है, फ्लोर। क्या बोला जाता है, फ्लोर। जब UR वाला आएगा तो वो आटा के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि फर्श के लिए और ये जो हमारी बिल्डिंग की स्टोरीज होती हैं उसके लिए क्या बोला जाता है, फ्लोर। FAIR फेयर, अच्छा, खूबसूरत। FARE फेयर, किराया। जो पैसेंजर जो है गाड़ी वालों को देते हैं किराया, उसे क्या बोला जाता है, FARE फेयर। FOUL फाउल, खराब, गंदा। और FOWL फाउल, परिंदा। GATE गेट, दरवाज़ा। और GAIT गेट, चाल चलन। GAIT गेट, चाल चलन। GAOL जेल, GAOL जेल, कैद खाना। और GOAL गोल, मंजिल मकसूद। क्या होता है, मंजिल मकसूद। HEEL हील, एड़ी जो जूते की एड़ी होती है। HEAL हील, जख्म का भरना, हीलिंग प्रोसेस जो नेचुरल होता है इंसान के बॉडी में। हेल्दी, HEALTHY हेल्दी,
सेहतमंद, और हेल्थफुल, सेहत बख्श। क्या होगा? सेहतमंद और हेल्थफुल, सेहत बख्श। आइडियल, IDLE आइडल, निकम्मा, और IDOL आइडल, बुत। इन्वेंट, INVENT इजाद करना, और डिस्कवर दरियाफ्त करना। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग अल्फाज हैं। एक चीज़ क्या है, कायनात में तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं और किसी ने क्या किया है, उनका मिक्सचर बनाकर उनसे एक नई चीज़ एडवेंट कर दी है, लोगों के सामने इजाद करके नई चीज़ का उसका इस्तेमाल बता दिया। यानी 3-4, ये प्लास्टिक भी मौजूद है, ये आयरन भी, ये एल्युमिनियम भी, इन सारी चीज़ों का उसने कोई ना कोई मुख्तलिफ यूज़ किया है और एक नई चीज़ बना दी है जिसने कोई और वर्किंग करना शुरू कर दी है। तो ये क्या होगा? इसे कहते हैं इन्वेंट, इजाद करना, यानी चीज़ों से नया कुछ बना। एक चीज़ क्या है, वो दुनिया में पहले से मौजूद है और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, तो किसी ने उसको ढूंढ के दुनिया को बता दिया है कि ये चीज़ भी यहाँ मौजूद है। उसे कहते हैं दरियाफ्त करना। उसे क्या कहते हैं? दरियाफ्त करना, डिस्कवर। क्या कहते हैं? डिस्कवर। नेक्स्ट है आइस। ये जो है बर्फ़ हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्नो कौन सी होती है? ये जो नेचुरल बर्फ़ गिरती है उसे हम क्या कहते हैं? स्नो। और अक्सर हम कहते हैं जी फ़लाँ लोग जो हैं वो मरी गए हैं, स्नो फॉलिंग देखें। अब स्नो फॉलिंग देखने का मतलब क्या है कि जो कुदरती बर्फ़ गिरती है। तो बेटा ये देखें, LOSE लूज, ये क्या है? ढीली। और LOSE अगर डबल होगा तो ढीली, अगर सिंगल O होगा तो उसका मतलब क्या होता है? खो देना, किसी चीज़ का छोड़ देना, खो देना, नुकसान कर बैठना। LESSON, अब ये लेसन जो है इसका मतलब क्या होता है? सबक। और LESSEN लेसन, उसका मतलब होता है कम करना। LETTER लेटर, ख़त। और LATTER लेटर, बाद में आना। LIAR लायर, झूठा। और LAWYER लॉयर, ये क्या होता है? वकील। देखिए बेटा मैंने तकरीबन आपको 40 जो हैं ये पढ़ा दी गई हैं। टोटल आपको बताया है कि 78 हैं। आपने कम अज़ कम जो है ये 40 याद करनी है। इनके सेंटेंस खुद से बना सकते हैं तो बनाएं, वरना आपकी बुक में बड़े इफ़ेक्टिव किस्म के सेंटेंसेस दिए हैं, आपने उन सेंटेंसेस को ही याद कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से सुना है तो आप जो है वो कितने याद करके आने, 1 से लेकर 40 तक। कितने? 1 से 40 तक आपने याद करने। पेज नंबर 77 पे आप लोगों को ये दिए गए हैं और आपने इसी अंदाज से उनको देखना है कि ये पेयर्स कौन कौन से हैं और इन पेयर ऑफ वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। अगर इनको सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए कि जिनसे इनके मीनिंग वाज़ेह हों तो वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होंगे। आज के दिन के लिए वर्क फॉर डे 2 के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।